हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का एक नया टॉपिक लेकर आया हूं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज, यानी गतिमान आवेश और चुंबकत्व का एक नया टॉपिक लाया हूं। गतिमान आवेश के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हमने यहाँ एक डायग्राम बनाया है। ये करंट आई फ्लो हो रही, तो आई क्यों फ्लो होती है? आई तो हम लोग जानते हैं ना, डी क्यू अपॉन डी टी होता है कि नहीं होता है। अच्छा, तो इसका मतलब अगर करंट फ्लो हो रही होगी तो चार्ज भी फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, अब हमने इसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है वो इसी लाइन पर ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे चल के जा रहा है चार्ज। जैसे करंट जा रही है वैसे ये भी जा रहा है, चार्ज भी। ठीक है, ऐसे चल के जा रहा है इस पर। तो अभी हमने बायो सावर्ट लॉ से पढ़ा जो है। ठीक है, ये एक्स वाई। ठीक है, पहले लिखते हैं वही, लेटस कंसीडर ठीक, लेटस कंसीडर ये चार्ज Q is moving with velocity V, is moving with velocity V, with velocity स्मॉल v। ठीक है, तो ये चार्ज हो गया यहाँ से, और इसी में जो चार्ज मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी v हो गई। तो हम यहाँ ऐसे चार्ज को रख दे रहे हैं, चार्ज q हो गया और इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन की v हो गई। ठीक है, इसी में करंट है तो जाएगा चार्ज विथ वेलोसिटी v ऑन द पाथ एक्स वाई पाथ पर मूव कर रहा है। ठीक है, अब देखो, इफ चार्ज रीच फ्रॉम सी टू डी, इफ चार्ज रीच फ्रॉम C to D in time delta t, ठीक है, चार्ज C से D तक इन टाइम डेल्टा t। ठीक है, इन टाइम डेल्टा t, देन करंट I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? देन करंट I इज इक्वल टू, करंट का क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट? चार्ज अपॉन टाइम, तो Q अपॉन डेल्टा टी आ गया, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, यहां तक का टाइम जो है C से D तक का कितना है? यहां देखो कुछ आपको दिया है, टाइम डेल्टा टी ये। ठीक, अच्छा, एंड v इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, स्पीड। तो v स्पीड यहां दी हुई है, तो v स्पीड हो गई हमारी, क्या हो गई? डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी हो गया। ठीक है, ऐसा हो गया। यहां से देखो स्टूडेंट, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ गई? डेल्टा एल इज इक्वल टू बी इंटू डेल्टा टी आ गया। अब थोड़ा हिंदी वाले भी सुन लें। माना कोई चार्ज Q है जो V वेग से एक्स वाई पाथ पर गति कर रहा है। ठीक है, और C से D तक चार्ज को पहुंचने में समय डेल्टा टी लगता है। तो
धारा इस सी से डी के बीच में जो करंट आएगी वो उसकी धारा I इज इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी होता है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, अब यहां से यहां तक जाने में डिस्टेंस जो हुई डेल्टा एल हुई, डिस्टेंस डेल्टा एल हो गई। अब इस डिस्टेंस के कारण स्पीड अगर हम निकालें तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इससे डेल्टा एल इज इक्वल टू बी इंटू डेल्टा टी आ गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, according to बायो-सावर्ट लॉ, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ यानी बायो-सावर्ट लॉ के अनुसार बिंदु P पर एलिमेंट dl या CD के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड हुआ dB, ठीक है, डेल्टा भी इसको पढ़ते हैं, dB भी पढ़ते हैं, तो dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर हो गया। I की वैल्यू यहाँ दी हुई है, पुट कर दो, और dl की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। देखो क्या आ जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, I की वैल्यू हमने रख दिया Q अपॉन डेल्टा टी आ गया, और dl की वैल्यू हमने रख दिया V इंटू डेल्टा टी अपॉन r स्क्वायर आ गया, साइन थीटा आ गया। अब साइन थीटा है तो आप जान ही रहे हैं कि चार्ज से और r के बीच में जो लाइन बन रही है उस पर बना हुआ एंगल है, वो तो ये बायो-सावर्ट लॉ वाला ही है। यहाँ देखो डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, dB का एक फार्मूला आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QV साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जो है फार्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज। इसमें देखिए चार्ज भी है, उसकी स्पीड भी है, तो मूविंग चार्ज से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा उसके लिए आप इस फार्मूले का यूज करेंगे, dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई QV साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। देखो स्टूडेंट, CD एक वायर है, ठीक है, जिसकी लेंथ फाइनाइट है यानी परिमित है, जिसको हम नाप सकते हैं, यानी ये बहुत लंबा नहीं है, लॉन्ग वायर नहीं है, ये ऐसा वायर है जिसकी लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, CD है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इस पर एक पॉइंट Q हमने लिया है और इससे स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पता करना है P पर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस वायर में करंट I है वो हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, इस पर हम एक एलिमेंट लेते हैं dl लेते हैं जो है। ठीक है, जब एलिमेंट dl ले लेते हैं तो यहाँ लाइन ये बनती है, ये एंगल थीटा बन जा रहा है। ठीक है, इसकी यहां से हमने डिस्टेंस ले ली है, x ले ली है। ठीक है, आप देखो स्टूडेंट, ये आप डायग्राम में देखिए, जो यहां से x लाइन ली हुई है इसके बीच का एंगल हमने फाई लिया हुआ है। ठीक है, ये एंगल हमने फाई लिया है, और एलिमेंट dl जो हमने लिया है इसके बीच का जो एंगल हमने लिया है ये एंगल d फाई हमने लिया हुआ है। ठीक है, स्मॉल एंगल d फाई लिया हुआ है। अब यहां से इधर का एंगल हमने फाई 1 मान लिया, लेट कर लिया है, और यहां से इधर ऊपर का एंगल ये पूरा फाई 2 हमने लेट कर लिया है, वो सब हमने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब हम लोग देखें कि ये एलिमेंट जो हमारा EF है
उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस होगा तो बायो-सावर्ट लॉ होगा। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ से स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड at point P due to element dl बायो-सावर्ट लॉ का फार्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई करें तो क्या आएगा स्टूडेंट? dB ऐसे आएगा, ठीक है। तो हम इसको dB लिख रहे हैं ऐसे, dB इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन x स्क्वायर आएगा, ठीक। r की जगह हमने x स्क्वायर ले लिया है, ठीक है, x ले लिया r की जगह पे। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर देखो हम क्या कर सकते हैं। एक इधर हमारा एक ट्रायंगल है FGE है, इन ट्रायंगल FGE एंड इसको हम इक्वेशन 1 ऊपर वाला डाल देते हैं, ठीक है। ये इक्वेशन 1 होगा, ठीक है। ये 1 लिखा है, ये इक्वेशन 1 हमने इसको ले लिया है, पहले वाले को ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखिए एक ट्रायंगल हमने क्या लिया, FGE लिया, ठीक। दूसरा ट्रायंगल हम ले रहे हैं PGE एंड ट्रायंगल PGE। अब इस ट्रायंगल में देखो स्टूडेंट, अगर हम इसमें साइन थीटा लगा दें तो क्या आएगा? पहले में साइन थीटा, तो साइन थीटा का फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, देखिए यहाँ देखिए हम लिख दे रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? EG अपॉन डेल्टा L आ जाएगी। ऐसे देखिए आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? ध्यान से देखिएगा। तो अगर हम डेल्टा L इधर कर दें तो EG इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसमें देखो डेल्टा L साइन थीटा इज इक्वल टू EG आ जाएगा। ये इस ट्रायंगल में, छोटे वाले ट्रायंगल में इस फार्मूले से आ जाएगा। यहाँ देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू आएगा EG अपॉन डेल्टा L, और इससे आ जाएगा EG की वैल्यू आ जाएगी डेल्टा L साइन थीटा, यानी डेल्टा L साइन थीटा इज इक्वल टू EG आ जाएगा। इस वाले में देखो स्टूडेंट, ये जो हमारा ट्रायंगल दूसरा है PGE, इस ट्रायंगल में देखो, तो इस ट्रायंगल में भी अगर हम यही रूल अप्लाई करें, लेकिन यहाँ तो डी फाई है, एंगल बहुत छोटा है, तो छोटा एंगल है तो साइन थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं। तो उसमें अगर हम इसी को अप्लाई कर दें तो डी फाई इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? डी फाई इज इक्वल टू EG अपॉन एक्स आ जाएगा ना, EG अपॉन एक्स आ जाएगा। यानी इससे हम EG की वैल्यू अगर लिख दें तो क्या आ जाएगी? एक्स डी, इस EG की वैल्यू यहाँ देखो क्या आएगी, जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखो, एक्स डी फाई आ जाएगा, एक्स डी फाई आ जाएगा, ठीक है। अब हम इसको डेल्टा L साइन थीटा इज इक्वल टू आया एक्स डी फाई, इसको यहाँ हम रिप्लेस कर दें साइन थीटा और डेल्टा L को, तो हमारा क्या आ जाएगा? देन, ठीक है। अब इसी से देखो डेल्टा L साइन थीटा वो इन दोनों से आया, यहाँ लिखे पड़े हैं जो, ठीक है, इन्हीं दोनों से आया। ये फार्मूला यूज हमने करके बताया है दोनों यहाँ, ठीक है। देन अब यहाँ से dB की वैल्यू क्या आ जाएगी? dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I x d
फाई अपॉन एक्स स्क्वायर आ गया। अब देखो स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर है नीचे, ऊपर एक्स आ गया, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो डीवी का क्या फार्मूला आ गया, डीवी इज इक्वल टू आ गया, यहां देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और यहां से कैंसिल होने के बाद एक एक्स आया, डी फाई अपॉन एक्स आया, डी फाई अपॉन एक्स आया, ये इक्वेशन 2 हुआ। अब देखो स्टूडेंट, एक ट्रायंगल और यहाँ हमारे पास है, अगर हम एक ट्रायंगल ले लें, ई क्यू पी ले लें, ठीक है, देखें इन ट्रायंगल ई क्यू पी, ई क्यू पी, इससे देखिए cos फाई की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, cos फाई इज इक्वल टू आएगा r अपॉन एक्स आ जाएगा, देखिए आ रहा r अपॉन एक्स आ जाएगा, इससे x की वैल्यू क्या निकलेगी, देखिए x की वैल्यू निकालना होगा तो आएगा हमारा r अपॉन cos फाई आ जाएगा, r अपॉन cos फाई, देखिए आया। अब इसको x की वैल्यू r अपॉन cos फाई इसमें पुट करिए, x की जगह रिप्लेस करिए, तो क्या आ जाएगा, देन dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया, आई आ गया, और जब x को रिप्लेस किया हमने r अपॉन cos फाई रखा, यहाँ इसको रखेंगे तो cos फाई ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा cos फाई डी फाई अपॉन r आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, यानी पूरे कंडक्टर के कारण जो आएगा, यानी सीधी वायर के कारण टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पर टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, तो हम तो देखिए स्टूडेंट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कांस्टेंट है, cos फाई डी फाई को इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है, तो B इज इक्वल टू हमारा निकल आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, आई अपॉन आर निकल आया, ठीक, इंटीग्रेशन हो गया हमारा cos फाई डी फाई, इंटीग्रेशन cos फाई डी फाई। अब देखो ये माइनस फाई 1 से होगा और ये फाई 2 तक होगा, ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये एंगल इससे नीचे है, तो इससे नीचे का एंगल माइनस होगा, ये हमारा जो है एक्सिस होगा, इसके नीचे माइनस और ऊपर पॉजिटिव, तो माइनस फाई 1 से फाई 2 तक इंटीग्रेशन होगा। अच्छा, आप तो जानते हैं ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर हो गया, ठीक, cos फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई होगा, ठीक है, तो यहाँ रख गया ये साइन फाई, और लिमिट हो गई हमारी फाई 2 फाई 1 माइनस फाई 1 नीचे हुआ और फाई 2 ऊपर हुआ, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर इसको हम ऊपर रखेंगे इसमें, तो b की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ठीक, ऊपर वाली पहले लिमिट रखेंगे तो आ जाएगी साइन फाई 2, ठीक, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा साइन फाई 1, साइन फाई 1 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फार्मूला हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई 2 प्लस साइन फाई 1, ओके। अब नोट पॉइंट में देखो स्टूडेंट, ठीक है, इफ लेंथ ऑफ द वायर इज इनफाइनाइट, ठीक है,
यदि तार की लंबाई अनंत है देन, ठीक है, लेंथ कितनी है तार की, इनफाइनाइट लेंथ है, इनफाइनाइट लेंथ है, ठीक है। तब उस समय क्या हो जाएगा, देखो स्टूडेंट, अगर इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये जो लाइन होगी वो सीधे पैरेलल हो जाएगी इसके, यानी एंगल यहाँ पे 90 डिग्री इधर भी हो जाएगा, 90 डिग्री इधर भी हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगी। इनफाइनाइट का मतलब पैरेलल लाइन हो जानी चाहिए। तो ये जो लाइन ऐसे बना रही थी एंगल यहाँ, ये सीधी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो φ1 इज इक्वल टू φ2, ये दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे, ठीक है। और जब 90 डिग्री हो जाएंगे तो इस फार्मूले में b की वैल्यू हमें पता चल जाएगी। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, अब ब्रैकेट में हो गया साइन 90 प्लस साइन 90, ठीक। और साइन 90 वैल्यू 1 होती है, दोनों वैल्यू 1 होती है, तो 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा, यानी b हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर इनफाइनाइट लेंथ होगी, ठीक है, ये इनफाइनाइट लेंथ होगी तो ये ऐसे बनेगा इनफाइनाइट लेंथ का, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी उसका फार्मूला ये आ जाएगा, जो, ठीक है। अगर इसकी लेंथ कितनी है, इनफाइनाइट है, ये लेंथ इनफाइनाइट है, ऐसे लिखते हैं ना इनफाइनाइट, इनफाइनाइट लेंथ हो गई अगर, तो इस पॉइंट P पर ये अगर R है तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला ये बन जाएगा, ठीक है, I। अच्छा, अगर ये 2 से 2 हम डिवाइड कर दें स्टूडेंट, तब कितना आ जाएगा, देखो 2 से 2 डिवाइड करने पर क्या होगा कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तब हमारा B का जो फार्मूला आएगा, ठीक, b का फार्मूला आएगा b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो स्टूडेंट, ये नोट पॉइंट फर्स्ट था जब वायर की लेंथ इनफाइनाइट थी। अब मान लीजिए हमें C पर निकालना हो या D पर निकालना, किसी एक पॉइंट पर हम ले, C के जस्ट पास अगर ले लें, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्लोज टू पॉइंट C, ठीक है। अब देखो C पॉइंट पर के बहुत पास अगर हमें लेना है, इसके जस्ट पास लेंगे तो ये पॉइंट खिसक के जैसे जैसे इधर आएगा, ये वाला तो एंगल घटता जाएगा, ये बढ़ता जाएगा जो है, तो इसको हम φ2 90 हो जाएगा, φ1 0 हो जाएगा, फिर देन φ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक। ऐसे ही अगर D के क्लोज में निकालेंगे तो उल्टा हो जाएगा ये, ठीक। इससे B का फार्मूला क्या आया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर आया, साइन 0 डिग्री और प्लस साइन 90 डिग्री। साइन 90 वैल्यू 1 होती है, साइन 0 का 0 होता है, तो B की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है।